है। ये रोड ट्रांसपोर्ट वर्कर फेडरेशन का ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस 3 दिन का यहाँ था। 15 तारीख से ये हमारे डेलीगेट यहाँ पहुँचे थे। 500 से कुछ ज़्यादा हैं, वो एक्चुअल फिगर गवर्नमेंट बता देंगे। और 3 दिन की इस कॉन्फ्रेंस के बाद आज वो कंक्लूड हुआ है। उसमें नया नेतृत्व जो चुना गया है, उसमें हमारे पास कॉमरेड नेपाल देव भट्टाचार्य हैं जो ऑल इंडिया प्रेसिडेंट बने हैं। कॉमरेड पीपी दिवाकरण है, वो वर्किंग प्रेसिडेंट हैं। कॉमरेड लक्ष्मैया हैं, वो जनरल सेक्रेटरी हैं। और कॉमरेड हरेकृष्ण हैं, वो ट्रेजरर हैं ऑल इंडिया की इस कमेटी में। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस वो करेंगे, बात करेंगे इसमें दिए हुए जो इश्यूज हैं और जो बाकी चीज़ें इस पर डिस्कशन हुई है वो बात करेंगे। कर्मचारी संघ हरियाणा के प्रेसिडेंट हैं और इस सारे आयोजन की जो रिसेप्शन कमेटी बनी थी उसके चेयरमैन हैं सुभाष लांबा जी। ये सब आपके बीच में हैं, अपनी बात करेंगे। कॉमरेड नेपाल। 3 दिन के जो ऑल इंडिया की जो कॉन्फ्रेंस हम लोग हुई है, यहाँ करीब 600 डेलीगेट आए हुए थे पूरे देश से। सिर्फ कश्मीर के जो कुछ दिन पहले अमरनाथ में जो बादल फटे हैं, उसके वजह से राहत के काम और ट्रांसपोर्ट के काम में हमारे कॉमरेड लगे हुए हैं, इसलिए वो नहीं आ पाए। लेकिन बाकी सब हिस्सों से आए हैं। मोटा तौर पर गोवा वगैरह नहीं है, तो उसमें हमारा है भी नहीं। तो कुल मिला के हमने परसों दोपहर से शुरू किया, आज दोपहर तक खत्म हुआ। हमने 9-10 प्रस्ताव यहाँ से लिए हैं, जो खास करके वर्तमान जो केंद्र की सरकार है, जो ये चाहती है कि सरकार की जो वेलफेयर स्टेट के जो कंसेप्ट है कि हम जनता को थोड़ा राहत देने के लिए सब्सिडाइज ट्रांसपोर्ट करें, जो हम लोग पहले से देखते आए हैं, उसको हटा दें। ये सब कुछ प्राइवेट को ही दे रहे हैं और प्राइवेट भी जो मनमानी है वो कर रहे हैं, कुछ भी पैसा ले रहे हैं। और खास करके डीजल के भाव जो बढ़ के जहाँ तक गया है, ये सिर्फ मेरे पैसेंजरों को तो मुश्किल हो ही रहा है, लेकिन इसके वजह से जो ट्रांसपोर्टेशन में गुड्स के कैरियर के लिए जो भाड़ा बढ़ गया है, उसके कारण भी जो समस्या हुई है, उसका प्रभाव भी ट्रांसपोर्ट वर्करों पर आ रहा है। चीज़ों का भाव बढ़ रहा है, इनका तनख्वाह नहीं बढ़ रहा है। हर जगह ये कोशिश हो रहा है कि ड्राइवर को कम पैसा दिया जाए। हर जगह ये कोशिश हो रहा है कि जो हेल्पर क्लीनर है उसको कम पैसा दिया जाए, ताकि मालिक का पैसा बढ़े। लेकिन इसको जीना मुश्किल हो गया, ये सेक्टर में जितना है। हम सरकार को ये बताना चाहते हैं कि ये जो इंडस्ट्री है, ये सबसे बड़ा इंडस्ट्री है। एग्रीकल्चर में सबसे ज़्यादा आदमी जुटे हुए हैं, उसके बाद ही ट्रांसपोर्ट। ऐसा कोई इंडस्ट्री नहीं है कि ट्रांसपोर्ट से ज़्यादा वर्क है। हर एक सेक्टर में जो है, चाहे वो ऑटो हो, टोटो हो, लेकर बड़े बस और टैंकर तक, हर एक जगह वो लोग जुड़े हुए हैं जो इस देश को चला रहे हैं। सरकार समझ रही है कि सरकार चला रही है, लेकिन चला रहे हैं ये लोग जो स्टीयरिंग में बैठे हुए हैं। तो इस बात को इनको एहसास दिलाने के लिए और इनका जो मांगे हैं उसको आगे बढ़ाने के लिए हम लोग ये कोशिश किए हैं। हमारा लगभग सब मिला के लगभग 50 हमारे कॉमरेड जो इसमें हिस्सा लिए हैं डिस्कशन में, और हमने 4 हिस्सा में बांट दिया था हमारे पूरे डेलीगेशन का। एक लाइट व्हीकल, दूसरा जो गुड्स कैरी करता है वो व्हीकल, तीसरा बस एंड मिनी बस, और जो एसटीयूज है उसको लेके ये 4 हिस्सा बट के हमारा पूरा जो डेलीगेशन है वो 4 हिस्सा में बट कर डिस्कशन करके लगभग 100 कमरे, अलग से 100 कमरे जो मंच पर जाके सेंट्रली बोला है उसको छोड़ के 100 कमरे इसमें भाग लिया, उनका प्रॉब्लम को बोला, उसके ऊपर हमने नोट तैयार किया, वो नोट हमने यहाँ पेश किया, उसको पास किया और उसको लेकर हम आगे काम करेंगे। ये मोटा तौर पे हमारे
कॉन्फ्रेंस की ये 2 दिन की जो कार्रवाई हुई है, मैं आपको वो आपको बताया। इसके बाद आप जो सवाल करेंगे, कोई ऐसा डेट फिक्स करके आंदोलन के सवाल नहीं है। सवाल आंदोलन तो एक हमारा, हम तो देश के पैमाने में मूवमेंट तो कर ही सकते हैं, लेकिन आज उसका कॉल यह हमने नहीं दिया। हमने ज़्यादा से ज़्यादा जो बोला है कि स्थानीय स्तर पर जो सवाल उभर के आ रहा है वो एक एक जगह एक एक किस्म का है। आंध्रा में जो प्रॉब्लम है, तमिलनाडु में जो है, असम में वो नहीं है। तो उसको लेकर अभी लोकल जो इश्यूज है उसको लेकर हम वहाँ उस क्षेत्र में संगठित हो जाए और हम आने वाले दिनों में पूरा देश के पैमाने में सरकार के खिलाफ लड़ाई के लिए हम डेट तय करेंगे। एक अपील की गई थी कि सभी संगठन, कर्मचारी, शिक्षक, मजदूर व अन्य लोगों से भी सहयोग मांगा गया था, तो क्या आप लोगों को इस तरीके का कोई सहयोग भी मिला? सहयोग नहीं मिलता तो ये कॉन्फ्रेंस नहीं होती। ये इतना बाहर से हम लोग आए हैं, उनको यहाँ रहने का इंतज़ाम करना, हम लोगों को खिलाना, ये जो वगैरह सब कुछ जो इन लोगों ने किया है, हम इसको सलाम करते हैं हिसार के जनता को, हिसार के कर्मचारियों को, बाकी जो जनवादी संगठन इन सबको, कि उन्होंने हम बाहर से आए हुए इतना आदमी को इतना आदर दिया, इतना सम्मान दिया, और सम्मान के साथ हम लोग को रहने का इंतज़ाम किया, खाने पीने का, और स्मूथली 2 दिन कॉन्फ्रेंस चलाने का उन्होंने इंतजाम किया। इन 3 दिनों में किस किस जगह से कर्मचारी यहाँ पर पहुँचे थे? पार्डन? इन 3 दिनों के अंदर किस किस जगह से आप लोग यहाँ पहुँचे हैं? स्टेट किस कौन से स्टेट और कौन से ट्रेड स्टेट स्टेट मैंने पहले बोला हाउ मेनी स्टेट, मैंने बोला तो कश्मीर का तो मैंने जिक्र किया है, वो लोग आने वाले थे, नहीं आ पाए, लेकिन छोटा 2-1 स्टेट छोड़ के, जैसे कि सिक्किम को छोड़कर, गोवा को छोड़कर बाकी सब स्टेट आ गए। 22 states we have the ministers. जैसे अभी More आपने than बोला we have the organization in 22 states, but some organizations other than this 22 as also affiliated with our union. Mainly we are concentrating in 22 states. Which are the problems facing the transport sector today? Transport sector is concerned. You see, now about 30-35% of workers lost their employment after this corona and all that. They could not get that lost employment so far. That is one point. And now many workers, road transport workers, turn to other work like the farming, etc., etc. This is what is happening. And the central government has not given a single penny as relief to this transport sector. They are increasing the taxes and collecting the taxes regularly, and they are not giving even a single penny for the relief of the transport worker. This is there. We have already presented this issue many times to central government. They have already agreed with that. Yes, we will do that. That's a very serious issue. We will do that. But unfortunately, they didn't do anything. That is the thing. Now, what we decided that, as I told you, in 22 states we have our presence, and some more states, some unions are affiliated. This conference decided to expand this organization and enroll others who are not unionized. We have decided to engage some special cadres also to strengthen the organization, and that has to be that's a time-bound plan. Within 1 year, we can think that we can reach about 20-25 lakhs. Now our membership is only 10 to 12 lakh. And we are the only organization in India which is functioning. The other parties, they have some organizations, but all these organizations are defective. And we are trying to rejuvenate the old coordination committee was there. Under the coordination committee, 2 strikes were held otherwise, and that was very successful. And even I told you, our membership is about 10 to 12 lakh. When we call for a strike, more than 1 crore, only our organization.
not more than 1.5 crore. So transport workers participate in the strike which we have called. Therefore, but we laid that workers want organization. They want an organization to fight for their demands, and this conference has taken a decision to expand the organization with giving some new cadres. इस कॉन्फ्रेंस में जो है रोडवेज वर्कर्स के फेवर में जो है डिसीजन तो लिए गए हैं, लेकिन उनको इम्प्लीमेंट कब तक कर दिया जाए और किस तरीके से आप इम्प्लीमेंट करना है? मतलब तो संगठन पुराना है, चलते आ रहा है। ये तो कोई ऐसा नहीं है कि हम तो संघर्ष करने के लिए तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए हम बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ हम लोग हैं, इन्होंने बताया कि 22 स्टेट से तो है ही है, उससे भी ज़्यादा जहाँ हम बढ़ सकते हैं, जहाँ एक छोटा मोटा यूनियन हमारे साथ आ गया, वहाँ बढ़कर हम ऑल इंडिया के पैमाने में तो बाद में लड़ाई करेंगे। अभी हम वापस यहाँ से जाने के बाद ही हम लोकल जो इशूज़ है, स्टेट लेवल इशूज़ है, उसको लेकर हम आगे बढ़ना चाहते हैं। फिर उसको हम ऑल इंडिया में उसको कंसिडर करते हैं। ट्रांसपोर्ट को सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाला जो क्षेत्र है वो फ्यूल है। फ्यूल को किस तरह से जो कीमतों में जो कटौती करने के लिए सरकार पे किस तरह से आपका ऑर्गेनाइजेशन दबाव बनाएगा? तो हथियार वही है, जुलूस निकालो। अभी हम स्ट्राइक में नहीं जाना चाहते, लेकिन जरूरत पड़े तो बंद करने में चक्का बंद होगी, ऐसे कैसे मरेंगे? Many states some fight against the fuel price increase that was organized. That's according to states that only some. सर 2 दिन पहले देश के प्रधानमंत्री ने रेवड़ी कल्चर का जिक्र किया था कि जो दिल्ली के अंदर बच्चों को मुफ्त की पढ़ाई मिल रही है, एजुकेशन मिल रही है और बिजली मिल रही है, तो प्रधानमंत्री ने कहा था कि ये तो रेवड़ी कल्चर है, ये तो युवाओं के लिए बहुत ही खतरनाक है, फ्री में कुछ नहीं देना चाहिए। तो आपका इस बारे में क्या कहना है? कोई कॉन्सेप्ट गलत कॉन्सेप्ट है। फिर भी कुछ देना चाहिए, मतलब क्या है? सिर्फ फिर में भाषण देना चाहिए, भाषण नहीं। तो गरीब लोग क्या करेंगे? 40-42% जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, उसको कौन देगा? तो ये देश का तो काम होता है। जिनका पास पैसा है वो टैक्स ज़्यादा देता है हिसाब से। क्यों देता है? इसलिए देता है कि जिनका नहीं है उसका, जो जिसके पास नहीं है उसका पास पूछे। यही तो वेलफेयर स्टेट तो इसलिए कहते हैं। ये तो कोई डिक्टेटोरियल स्टेट नहीं है कि कोई डिक्टेटर आ जाएगा बोलेगा जो होगा वो होगा। वेलफेयर स्टेट का मतलब क्या है? वेल स्टेट तो कुछ तो वेलफेयर का काम करेंगे। आप मुफ्त में स्टेट गवर्नमेंट के जब हॉस्पिटल में जाते हैं आपको तो मुफ्त में आपको ट्रीटमेंट मिलता है। क्यों? बड़े हॉस्पिटल में जाने से हज़ारों रुपये खर्च हो जाता है। ये अलग क्यों? अलग इसीलिए है कि ये होल स्टेट इज रन इन ए डिफरेंट पैटर्न। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक व्हाटएवर वी कॉल आवर स्टेट, ये जनता के हित के लिए है। इसीलिए जब तक वो खाना नहीं मिलेगा तब तक वो खाने के लिए रोएगा, खाने के लिए पुकारेगा, और हम भी उनका साथ देंगे कि उनको खाना मिलना चाहिए। कोई किसी का देश का कोई संपत्ति किसी का बाप का नहीं है, ये जनता के खुद का है। तमाम संगठनों की सर लड़ाई रहती है महंगाई के बारे में। उन्होंने आज ही दही के ऊपर, लस्सी के ऊपर, दूध के ऊपर जीएसटी लागू कर दिया। इसके बारे में क्या कहना है? ये तो मैंने आपको बताया कि ये डिक्टेटोरियल एटीट्यूड है, तो कि हम जो कहेंगे वही होगा। ये जनता के बात सोच ही नहीं रहे। ये बड़े पूंजीपतियों को छोड़कर किसी के बात नहीं सोचते, सब उन्हीं के लेकर सोच रहे। अचानक बोल दिया कि सब जितना डीजल भाषा है वो सब चला जाएगा, इलेक्ट्रिक भाषा जाएगा। तो सब इन चीज़ों का विकल्प क्या है? भाई जनता के एकजुटता, उनका यूनिटी, स्ट्रगल एंड टू अचीव द गोल। ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे आपने जो जरूरत पड़े तो सरकार को चेंज करना है। जनता सरकार बनाती है, जनता चेंज करने की। According to you, you can understand what about the democracy. India is a complete democracy. On the other hand, the poverty are crying day by day, and the rate of GDP is decreasing as well as per capita is decreasing. How you can say that? What kind of democracy provide to the Indians? What kind of democracy? You are saying that democracy. We are in the Democracy is democracy. a democratic state, Yeah. but they are not pursuing democracy. Otherwise, so many people are not behind the bar. जो रिपोर्टर है, But the poverty line is growing day by day, na? ऑब्वियसली होगा क्योंकि वो भाषण देने में ज़्यादा उनका दिलचस्पी है। उनका मन की बात सुनना पड़ेगा, हमारा रोने की बात तो नहीं सुनेंगे।
सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है। Then how you will rectify such kind of errors in the- रेक्टिफाई चेंज करना ही है, वो चेंज की बात बाद में होगी। अभी हम चेंज करने हो तो पॉलिटिकल टर्म है, हम तो चेंज करने के लिए सिद्धांत नहीं कर सकते, वो जनता की सवाल है, हम उसमें जुटेंगे। लेकिन सरकार के खिलाफ जनता को एकजुटता जो जरूरी है, उसका यूनिटी जो जरूरी है, और हमारे सेक्टर में ट्रांसपोर्ट में उसका यूनिटी बढ़ाने का और आगे बढ़ाने का, यही काम हम करने के लिए पूरे हिंदुस्तान का यहाँ लीडरशिप आएगा। सर जब भी गाड़ी ली जाती है, जब भी एक नई गाड़ी ली जाती है, उसी वक्त उसका रोड टैक्स सबमिट कर लिया जाता है पूरे लाइफ टाइम का, फिर भी टोल टैक्स लगते हैं। टोल टैक्स छोड़ो, कई स्टेटों में जो लोकल टैक्सीज भी लगते हैं, उसके बावजूद भी जो सड़कें हैं वो भी कामयाब नहीं है। तो इस पर आपको उसके बाद पुलिस टैक्स लगता है, पुलिस का हाथ उठा करके पैसा लेता है, वो टैक्स लगता है जी और जहाँ कोई दादागिरी चलता है वो दादा को नहीं लगता है, जी दादा लोग भी पैसा उठाते हैं। हाँ बोलिए। आरटीओ टैक्स सर। ये पूरा हिंदुस्तान में ये सबसे बड़ी घोटाला है, ये टोल गेट का मामला है। 1 लीटर डीजल पेट्रोल के ऊपर केंद्रीय सरकार ने 8 रुपए सेस ले रहे, रोड डेवलपमेंट सेस उसका नाम था 2017 तक। जब प्रधानमंत्री मोदी बन गया 2017 में उसको नाम चेंज कर दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के नाम पे। लाखों रुपए कमा रहे केंद्रीय सरकार ये डीजल पेट्रोल के ऊपर सेस से, मगर दोबारा उल्टा ये टोल टैक्स कर रहा है। ये गलत है, ये बहुत बड़ी घोटाला है हिंदुस्तान के अंदर, बहुत बड़ी घोटाला है। सर टोल टैक्स भी डबल हो जाता है। वही है ना, बहुत बड़ी घोटाला है। पहले कितना कमा रहे। और एक बात भी है इसमें, समझ लो मैं यहाँ से रोहतक तक मेरा कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा हुआ, 20 साल 25 साल कितना व्हीकल मूवमेंट होता है, इसी के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट है। मगर अभी तक शुरुआत से एक ही एक टोल गेट बंद नहीं किया, अभी भी टोल टैक्स कर रहे। यह है घोटाला। और खुद नितिन गडकरी ने एक महीने के पिछले एक प्रेस स्टेटमेंट में बोल दिया, उन्होंने कैसा मंत्री बनाया मुझे पता नहीं, उन्होंने कह रहा वो हम एक निर्देश दिया इतना जगह तक टोल गेट होना 70 किलोमीटर 60 इसके कम में भी टोल टैक्स वसूल कर रहा। इसके लिए बंद करने के लिए हम सोच रहे। 8 साल कुर्सी पर बैठा, क्या कर रहे सरकार, क्यों है, कौन बनाए उनको मंत्री, जवाब देना होगा ना। जवाब मांगेगा कौन? हम मांग रहे, पकड़ लेंगे, मांगते नहीं, पकड़ लेंगे आने वाले दिनों में। हाँ वही बात। ये सम्मेलन में हम 3 मुख्य संकल्प लिया। एक है हर एक चीज का दाम बढ़ोतरी हो रहा। जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह 2014 चुनाव के समय में उन्होंने कहा 100 दिन के अंदर हर एक चीज को दाम कम करने के लिए आश्वासन दिया, ये ओपन है। आप बताओ किसी चीज को दाम 1 रुपए कम हो गया क्या? डबल ट्रिपल हो गया। ये धोखा दिया मोदी सरकार हर एक चीज को। इसलिए हमने एक संकल्प लिया, सारा के सारा चीजों का ये बढ़ोतरी हो रहा है, इसको आप रोकोगे नहीं रोकोगी, आप नहीं रुकेगी, आने वाले दिनों में हम सब इकट्ठा करके हम भी देख लेंगे हमारी ताकत क्या है, सरकार को दिखाएंगे। तो ये संकल्प हमने ले लिया। और दूसरा है, और एक मुख्य संकल्प हमने लिया, 2019 में मोटर व्हीकल एक्ट को संशोधन किया ये मोदी सरकार। बाहर नितिन गडकरी ने कह दिया, बार बार संसद के अंदर और बाहर हिंदुस्तान में सड़क दुर्घटना ज्यादा हो रहा, उसको कम करने के लिए, वो मृत्यु हो रहा उसको बचाने के लिए मैं ये ला रहा। ये बिल्कुल उल्टा है, गलत है। इसमें लिखा हुआ, वो संशोधन में एक धारा में लिखा हुआ, आने वाले दिनों में दुर्घटना कहां पर हो रहा, क्यों हो रहा, हम स्टडी करेंगे। आपके पास कुछ नहीं, कैसा कम कर सकते? गलत है, मैं कुछ नहीं बोल रहा, ये धारा है इसमें, ये गलत क्यों कर रहे? ये 1-2 छोटी मालिकों को हटाना
जैसा उबर ओला ऐसा बहुत बढ़िया कंपनियों को ये सारा के सारा हिंदुस्तान में परिवहन क्षेत्र को उनको हाथ में देने के लिए ये लाया। ये सम्मेलन में हमने संकल्प लिया, ये वापस लो, आप वापस नहीं लोगी, आने वाले दिनों में हम देखेंगे कैसा नहीं लोगी। ये दूसरा है। एक मिनट। और तीसरा है एक मुख्य संकल्प है असंगठित क्षेत्र का परिवहन मजदूर, उनके लिए न्यूनतम वेतन नहीं, हफ्ते में एक दिन छुट्टी नहीं, पीएफ की बात करने का जगह भी नहीं। यह है उनकी हालत, दिन भर काम कर रहा है। खुद केंद्रीय सरकार 2018 और 19 की साल में फाइनेंशियल ईयर में 1,21,000 रुपए सिर्फ परिवहन सेक्टर से केंद्रीय सरकार कमाया। 18-19 अभी वो लगभग 2 लाख तक चले गया। यही साल में, ये फाइनेंशियल ईयर में सिर्फ पेट्रोल, डीजल, गैस ऐसा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर केंद्रीय सरकार 3 लाख रुपए कमा रहे। इतना 3 लाख करोड़ इतना कमा रहे, मगर काम कर रहे मजदूर, ड्राइवर, हेल्पर साथियों, उनको कुछ नहीं। इसीलिए उनको सामाजिक सुरक्षा कानून लागू करना जरूरी है। आप करोगे नहीं करोगे, ये सवाल है। इसीलिए हमने ये पूरा देखे एक निर्णय लिया। जैसा किसान आंदोलन हुआ, लगातार क्या हुआ, किसान काला कानून के बारे में सरकार वापस लिया नहीं लिया, पूरा हिंदुस्तान नहीं पूरा दुनिया समझ में आया, वापस ले लिया। ऐसी तरीका से ये मोटर व्हीकल संशोधन 2019 को वापस लेने के लिए, हर एक चीज को दाम कम करने के लिए, असंगठित क्षेत्र मजदूर को सामाजिक सुरक्षा कानून के लिए, आने वाले दिनों में ये परिवहन क्षेत्र में पूरा हिंदुस्तान में कौन कौन संगठन है, सबको एक मंच पर लाने के लिए हम कोशिश कर रहा है। एक निर्णय लिया केंद्रीय स्तर पर और नीचे स्तर पर सबको एक मंच पर लाके एक ही एक मुद्दा है, ये परिवहन क्षेत्र को बचाना। एक है ऐसा हम निर्णय लिया, अलग अलग राज्यों में कौन सा संगठन है काम कर रहे, सबको इकट्ठा करने के लिए अलग अलग राज्यों में, बाद में पूरा केंद्रीय स्तर पर सबको इकट्ठा करके आंदोलन करना। कैसा आंदोलन करना, सबसे बात करके हम करेंगे, तैयार करने के लिए तैयार है। उद्घाटन की सभा में महाराष्ट्र से एक नेता, दूसरा संगठन का नेता आया। बिल्कुल आने वाले दिनों में हम सब इकट्ठा करके इसके खिलाफ लड़ेंगे, ये परिवहन क्षेत्र को बचाएंगे, परिवहन क्षेत्र का मजदूर को बचाएंगे। वो खुद बोल दिया इनाग्रल सेशन में। इसी आने वाले दिनों में हम तय किया, बिल्कुल हम करेंगे, पकड़ लेंगे सरकार को, नहीं छोड़ेंगे। ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ये तो हो जाएगा। स्ट्राइक और हड़ताल का एक यही सॉल्यूशन है इस चीज को ठीक करने का? क्या स्ट्राइक या फिर हड़ताल एक यही सॉल्यूशन है अपनी, मतलब सरकार से अपनी बात मनवाने का? और भी तो तरीके हो सकते हैं। अभी कहाँ स्ट्राइक हड़ताल कर रहे हैं? नहीं, जैसे इन्होंने बोला, वो ये कह रहे हैं, आप थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में है कि हम हड़ताल करने के लिए, पूरे देश को बंद करने के लिए अपनी ताकत को बढ़ाएंगे और अपने जैसे संगठन है उन सब संगठनों को इकट्ठा करेंगे। ये रेजुलेशन यहाँ से पास किया है। महंगाई का, डीजल का, टोल का, इन सब का रेजुलेशन पास किया है। ये अवेयरनेस कैंपेन भी चलेगा, जो नैरेटिव सेट सरकार ने किया है उसके खिलाफ, वो भी करेंगे। और इसके साथ साथ ये सांगठनिक ताकत को बढ़ा करके फिर सरकार की घेराबंदी करेंगे। उसमें स्ट्राइक भी हो सकती है और तमाम प्रकार की एक्टिविटीज भी हो सकती है। ये है एक जो साथी ने बोला, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ कि वो बोल रहे थे कि भाई रेवड़ी सिस्टम बंद करेंगे। मोदी साहब ने बोला है ये रेवड़ी सिस्टम, ये कह करके गरीब लोगों का अपमान किया जा रहा है। खुद तो कह रहे हैं, आपने बोला है कि 130 करोड़ में से 80 करोड़ लोग, उनको 5 किलो अनाज की आवश्यकता है। आप उनकी इनकम क्यों नहीं बढ़ा रहे? और एक साथी बोल रहा था कि गरीबी रेखा से नीचे का आंकड़ा बढ़ रहा है। तो इसका मतलब क्या है
इसका मतलब ये है कि गरीबी बढ़ रही है, भुखमरी बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है और रेवड़ी सिस्टम बंद कर रहे हैं। तो कारपोरेट सेक्टर, जब मोदी सरकार सत्ता में आए थे, जब 30% कारपोरेट टैक्स था, आज कितना रह गया? 22%। ये लड्डू क्यों बांट रहे हैं? ये तो रेवड़ी की बात करें, हम कह लड्डू क्यों बांट रहे हैं? और ये जो इनके मित्रगण हैं, जो सरकारी बैंकों का पैसा लेकर के भाग गए, ये क्या है? इसके लिए माहौल बनाया जा रहा है, तो इसके खिलाफ निश्चित तौर से यह सिद्धांत लिया। आपका जो संगठन काम करता है समाजवाद, भारतीय संविधान की आत्मा है समाजवाद, वो कहाँ तक बच पा रहा है आज के ज़माने में? शमशान में क्या समाजवाद? तो शमशान बनने के लिए जा रहा है। यहाँ समाजवाद का सवाल ही नहीं पैदा होता। यहाँ एक हिस्सा मरेंगे, उसके और जा रहे हैं देश के एक हिस्से, और एक को जितना पैसा होगा वो बाकी 80% जनता के पास भी उतना पैसा नहीं होगा। ये 80-100 वाले के पास होता होगा। तो ये कोई समाजवाद का सवाल ही पैदा नहीं होगा। ये शब्द यहाँ आता ही नहीं है। ये समाजवाद नहीं है, ये शमशान की तरफ जा रहा है। होना ही चाहिए। अचानक कुछ हो गया तो क्या होगा? लेकिन जो हमारे साथी महासचिव जो अपने साथ बोल रहे हैं वो है कि और एक आदमी मरे, इसका मतलब यू आर क्रिमिनल बिकॉज यू आर मर्डर। उसमें कोई इंक्वायरी नहीं होगी कि आपका ब्रेक फेल हुआ था कि नहीं। ये जो कानून में ये लाया गया है, ये सबसे डेंजरस बात है कि आपका हाथ में स्टीयरिंग है और आपका गाड़ी में मर्डर है, तो उसका मतलब आपने उनके सर आपकी कार्यकारिणी